करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस तरह वो बम्बार्डमेंट नहीं होती, मैंने उस तरह पढ़ाना है तेज, लेकिन समझ आएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स, एनडीसी सर्किट्स। चलो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। पारसा बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अब करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स, क्वेश्चन नंबर 1। एक सेल बना के आपको दिया हुआ है, एक और सेल भी बना के आपको दिया हुआ है। इस सेल को कहा हुआ है जी, ये पॉइंट इसका ए है, ये बी है जी बेटा। हाँ, ये ए है, ये बी है। लंबे वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हमने ये सेल आपको बना के दिया है। इसमें से इसमें करंट का फ्लो इस तरफ दिखाया हुआ है, इसमें से करंट का फ्लो इस तरह दिखाया हुआ है। अब ये है सेल E1, इसका वोल्ट है, और ये है सेल इसका E2 वोल्ट है। लिख लो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। एक मिनट, इसको ए बी ना कहो, ए बी वो हो जाएगा ना। इसको सी डी कहो, इसको सी डी कहो। तो ए बी और सी बना दिया। अच्छा, क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें। विच ऑफ द टू सेल्स, विच ऑफ द टू cells is being charged। आपने बताना है कि दोनों सेल जो दिखाए हुए हैं उसमें से किसकी चार्जिंग हो रही है। सही आंसर है बिल्कुल। कैसे बताया? करंट का उल्टा फ्लो होता है। करंट का जब उल्टा फ्लो होता है तो चार्जिंग होती है। जब करंट पॉजिटिव से वापस आता है और नेगेटिव से निकल जाता है, आसान जुबान में पॉजिटिव का मतलब है हाई एनर्जी। जब हाई एनर्जी वाला करंट आएगा और लो एनर्जी वाला जाएगा तो सेल की चार्जिंग हो रही है, सेल एनर्जी ले रहा है। देखें, E1 वाले सेल में करंट कहां पे आ रहा है? पॉजिटिव का मतलब होता है हाई एनर्जी। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? हाई एनर्जी। और नेगेटिव का मतलब होता है लो एनर्जी। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे करंट आ रहा है लो एनर्जी पे, लो एनर्जी पे आया और गया कहां पे? हाई एनर्जी पे चला गया। करंट लो एनर्जी पे आया और कहां पे चला गया? हाई एनर्जी पे चला गया। तो ये जो है, अब अगर हम कहें E1 is being E1 is being charged और E2 is being used। तो बस आपने ये देखना है कि करंट किस टर्मिनल पे आ रहा है, हाई पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे। जब करंट लो पोटेंशियल पे आता है तो सेल जो है वो यूज हो रहा होता है। जब करंट हाई पोटेंशियल पे आता है तो सेल चार्ज हो रहा होता है। जब करंट पॉजिटिव पे वापस आएगा तो सेल चार्ज हो रहा है। जब करंट नेगेटिव वाली साइड पे आएगा तो सेल यूज हो रहा है। अच्छा, ये बात हो गई। क्वेश्चन का लिखो बी पार्ट। लिखो VA potential of A। VA is potential of A। VB लेट हो गया। पोटेंशियल, आज मैं थोड़ा बम्बार्ड करने के मूड में हूं, थोड़ा तेज पढ़ाने के मूड में। पोटेंशियल ऑफ B। BC potential of C। VC potential of C। VD potential of D। ये सारे हो गए जी आपके इनके पोटेंशियल। राइट TPD of E1 and E2 in terms of VA, VB, VC, VD। एक चीज हमेशा याद रखनी है, TPD जब भी लिखेंगे हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। TPD जैसे लिखेंगे, TPD कैसे लिखेंगे? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल।
हाँ जी, टीपीडी ऑफ ए, टीपीडी ऑफ E1 इज इक्वल टू VA माइनस VB। टीपीडी होती है टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी होती है टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। टीपीडी ऑफ E2 इज इक्वल टू VC माइनस VD, यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा आपका टीपीडी। क्वेश्चन का सी और लास्ट पार्ट, कंपेयर TPD and EMFs of real cells। रियल सेल में ऑन पर्पस बता रहा हूं, यानी कि रियल सेल का वर्ड यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ, टू टेल यू समथिंग, लॉसेस हो रहे हैं मतलब, ऑफ रियल सेल्स E1 एंड E2। रियल सेल का मतलब होता है कि लॉसेस हो रहे हैं, तो टीपीडी कम होगी? नहीं, जहां पे चार्जिंग हो रही है वहां पे चार्जर से एनर्जी आ रही है, जहां पे चार्जिंग होगी वहां पे टीपीडी EMF से बड़ी होगी। पहली बात आपने ये सीखनी है कि कहां पे चार्जिंग हो रही है, बताओ। नहीं तो करंट का फ्लो देखो, करंट का फ्लो आपको बताएगा कि चार्जिंग हो रही है या यूज हो रहा है, ठीक है। करंट के फ्लो पे फोकस करना है। रेहान तुम इस वाले पार्ट से आगे लिखो, सी वाले पार्ट से, पिछला बेशक ना लिखो। अच्छा अब देखो, ये है बीइंग चार्ज, ये है बीइंग यूज। बोर्ड पे देखो जरा, एक सेल चार्ज हो रहा है, एक सेल यूज हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा चार्ज हो रहा है? करंट पे फोकस करो, जिसका करंट पॉजिटिव से अंदर आता है वो चार्ज हो रहा होता है, जिसका करंट पॉजिटिव से बाहर जाता है वो यूज हो रहा होता है। सोचने का मेथड, जब तुम अमीर आदमी होगे मुझे तभी पैसे दोगे ना, अगर तुम गरीब आदमी हो फिर तो मुझे पैसे नहीं दोगे। जो करंट नेगेटिव पे आता है वो खुद गरीब है, वो सेल को क्या देगा। जो करंट पॉजिटिव पे आएगा वो अमीर है, वो भरा हुआ है एनर्जी के साथ, वो सेल को एनर्जी दे के जाएगा। तो जो इनरिच्ड करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है। तो अगर सेल की चार्जिंग करनी है तो करंट को किस पे आना पड़ेगा? हाई पोटेंशियल पे। तो जिसका करंट पॉजिटिव पे वापस आएगा वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट जो है पॉजिटिव पे वापस आता है और नेगेटिव से बाहर निकलता है, और जब हम बैटरी को यूज करते हैं तो करंट पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव पे वापस आता है। डन। तो जिसका करंट पॉजिटिव पे वापस आ रहा है वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, और जिसका करंट नेगेटिव पे वापस आ रहा है वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। राइम समझ आ गई बात? सोचने का मेथड, अगर करंट ने एनर्जी देनी है तो इट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, और करंट फुल ऑफ एनर्जी कब होगा? जब वो पॉजिटिव पे होगा। तो पॉजिटिव पे वापस आएगा तो ही एनर्जी दे के जाएगा ना। अच्छा अब सी पार्ट का मैं आंसर बताऊंगा ना। तो जहां पे सेल की चार्जिंग हो रही है वहां पे समझने वाली बात यह है कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। ये मेरे साथ देखो, इनपुट और आउटपुट, यहां पे भी लिख लो इनपुट और आउटपुट। जब आप सेल की चार्जिंग कर रहे होते हैं तो उसमें इनपुट चार्जर से आती है, वो टीपीडी होती है। इनपुट क्या हो जाती है फिर? टीपीडी। जब आप सेल को यूज कर रहे होते हैं तो ईएमएफ जो है वो इनपुट होती है। जब सेल एनर्जी देगा तो केमिकल एनर्जी विल बी द इनपुट। जब सेल की चार्जिंग करेंगे तो केमिकल एनर्जी विल बी द आउटपुट। थोड़ा सा स्लो होके दिमाग से सोचो, जब आप एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वो एनर्जी स्टोर कर रही है ना, तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो तो केमिकल है, केमिकल एनर्जी को ईएमएफ कहते हैं। तो आप अगर सेल की चार्जिंग कर रहे हैं तो उसका इनपुट जो है वो ईएमएफ नहीं है। हाँ बताएं। चार्जिंग करते हैं केमिकल में कन्वर्ट होती है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टीपीडी और केमिकल एनर्जी ईएमएफ। तो ईएमएफ जो है वो स्टोर हो रही है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी? ईएमएफ, यानी कि टीपीडी ईएमएफ में कन्वर्ट हो रही है। ईएमएफ में हाँ, फोर्स और एनर्जी, कल ये सवाल मैंने पूछा था, फोर्स और एनर्जी का आपस में रिलेशन वो ये है
कि मुझे आप ये बताओ कि ये सेल फोन टेबल पे रखा हुआ है, तो ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा? सेल फोन टेबल पे रखा है, क्यों नहीं कर रहा स्लाइड? बिकॉज टेबल के सारे पॉइंट सेम एनर्जी पे हैं। टेबल के सारे पॉइंट सेम एनर्जी पे हैं। अगर मैं इसको उठाना शुरू कर दूं तो एक टाइम पे सेल फोन स्लाइड करेगा, मुझे अंदाजा है करेगा ना। अब क्यों करेगा? हाई एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, एनर्जी के डिफरेंस को ही फोर्स कहते हैं। एनर्जी के डिफरेंस को ही, नेचर में जितनी फोर्सेस हैं दे आर बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या डिफरेंस ऑफ एनर्जी। रिवर का फ्लो क्यों होता है? हाई एनर्जी, लो एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी दैट प्रोवाइड्स दैट फोर्स बिकॉज ऑफ विच चार्जेस विल फ्लो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होती, इट इज द एनर्जी दैट प्रोवाइड्स दैट फोर्स। समझ आ गई बात? बेसिकली जो वायर होती है उसकी एक साइड चली जाती है हाई एनर्जी पे, दूसरी साइड चली जाती है लो एनर्जी पे। हाई एनर्जी, लो एनर्जी। सेल फोन क्या हो गया? चार्ज हो गया, उसको ईएमएफ कहते हैं। फोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस डेवलप होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, जहां पे भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वहां पे फोर्स होगी। अगर सारे पॉइंट सेम एनर्जी पे हों फिर फोर्स होगी। वाटर का सरफेस लेवल हो गया, क्या वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। टीपीडी ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब सेल की चार्जिंग करेंगे तो टीपीडी बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो इनपुट है ना। जब सेल को यूज करेंगे फिर ईएमएफ बड़ा हो जाएगा। जो चीज इनपुट होगी वो बड़ी। ठीक है, तो दो केसेस हैं। एक केस है जब आप सेल की क्या कर रहे हैं? चार्जिंग। एक केस है जब आप सेल को यूज कर रहे हैं। अब इनपुट आउटपुट को एक बार देख लो। देखो, जब आप सेल की चार्जिंग करते हैं आप सेल को बिजली देते हैं, सेल आपको बिजली नहीं देता। जब आप सेल को यूज करते हैं तो आप सेल से बिजली लेते हैं। अब आप सेल को बिजली दे रहे हैं या सेल से बिजली ले रहे हैं? जब आप सेल की चार्जिंग करेंगे, टीपीडी बिजली है बेसिकली, ईएमएफ केमिकल एनर्जी है। तो सेल की एनर्जी है ईएमएफ और जो आप बिजली देंगे वो टीपीडी है। तो अगर आप सेल की चार्जिंग करेंगे तो आप टीपीडी देंगे और ईएमएफ स्टोर होगी। टीपीडी इनपुट, ईएमएफ आउटपुट। डन। जब आप सेल को यूज करेंगे तो उल्टा सेल आपको एनर्जी देगा। तो इनपुट क्या होगी? ईएमएफ, और आउटपुट क्या होगी? टीपीडी। और किसी भी प्रोसेस में आउटपुट इनपुट से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा इनपुट बड़ी होती है, आउटपुट कम होगी। वो ईएमएफ है, बिल्कुल। यूज करेंगे, हाँ, वो फिर टीपीडी होगा, वो टीपीडी होगा, वो टीपीडी होगा। हाँ, वो टीपीडी होगा। लेकिन अगर आप उसी सेल की चार्जिंग करेंगे तो फिर वो सेल नहीं दे रहा, वो उल्टा चार्जर देगा। चार्जर का जो टीपीडी होगा वो सेल का भी टीपीडी होगा, लेकिन सेल का टीपीडी उसके ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब सेल की चार्जिंग हो रही है उस केस में टीपीडी क्या हो जाएगा? टीपीडी इज ग्रेटर देन ईएमएफ। और जब सेल को आप यूज कर रहे हैं उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका टीपीडी। तो उस केस में ये होगा कि ईएमएफ जो है वो बड़ा हो जाएगा टीपीडी से। तो सेल आपको बिजली दे रहे हैं, आप सेल को बिजली दे रहे हैं, उससे सारी कहानी डिसाइड होगी। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब आप अगली हेडिंग लिखें मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अच्छा, जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं इसी ऑर्डर में मैं आपको वर्कशीट और नोट्स और सारा कुछ भेज दूंगा। तो आपने एक काम करना है, जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं करता आपने XYZ कोई वर्क बुक्स अपनी तरफ से यूज नहीं करनी। वजह, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं मैं उसी के सवाल भेजूंगा रेलिवेंट। वो तो हो गई ना, वेव्स की तो बात नहीं हो रही, वो तो करो जो मर्जी। इसकी बात, इसमें भी आप कर सकते हैं, नहीं इसमें भी आप कर सकते हैं वंस वी आर डन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीपीडी ईएमएफ, आपने कोई वर्क बुक ली उसमें पहले सवाल ही थे उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के नोट्स और उसी की वर्कशीट आप साथ साथ करो। मेरी बात समझ आ गई? जब इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा फिर दुनिया जहान की सारी वर्कशीट्स करो। जो चैप्टर हो चुके हैं उसकी हर बुला करो, जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसी का भेजूंगा ना रिलीज में। अच्छा, अब आगे लिखो मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हम मॉडल
नहीं, वो आपने पुराने चैप्टर्स की सारी दुनिया जहान की सारी वर्कशीट्स करो, पास पेपर करो, टॉपिकल करो, जो भी टॉपिकल अवेलेबल है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर आप हर खुदा। अच्छा, मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये है आपके पास सेल, तो वेव्स में क्या हालात हैं, हो रहे हैं सवाल, हंस तो नहीं रहे ना? चलो, लेकिन कोई आपको भेजूंगी। पैनिक तो डिवेल्प नहीं हो रहा ना, मतलब समझ आ रही है? चलो फिर ठीक है, वो तो आज मैं करवा दूंगा। ये हो गया सेल। अब इस सेल के साथ हमने कनेक्ट कर दी डिवाइस, इस सेल के साथ हमने कनेक्ट कर दी डिवाइस, और ये हो गया कंप्लीट सर्किट। और इस सेल को आप लिख दें रियल सेल। अभी हम इसको यूज कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यूज करने के लिए होती है। डिवाइस लगाई हुई है, चार्जर तो नहीं लगाया हो। अब इस सर्किट का मॉडल कैसे बनाते हैं? सर्किट के मॉडल में हम सेल को बनाते हैं एज अ डॉटेड लाइन। सेल की बाउंड्रीज को बनाते हैं एज अ डॉटेड लाइन। उस डॉटेड लाइन के अंदर हम दो पार्ट्स बनाते हैं सेल के, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। ये शो करता है सेल की एनर्जी को। ये छोटी बड़ी लाइन किसको शो करता है? सेल की एनर्जी को। और साथ सेल के लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रजिस्टर बनाते हैं सेल का, वो सेल के लॉसेस होते हैं। ये स्मॉलर आर, ये कैपिटल ई। और बाहर हम बनाते हैं एक और रजिस्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है डिवाइस को। उस पे ना पहुंचे, जो मैं बता रहा हूं उस पे रहें अभी तो। क्या चीज? वो बाद में, अभी आगे करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो सीक्वेंस हम कर रहे हैं इसके मुताबिक। यार, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका कंटेंट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसकी प्रैक्टिस मुश्किल है। अगर पढ़ाते हुए मैं सिर्फ कंटेंट करवा दूं तो वो फिर टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, आपसे इलेक्ट्रिसिटी के सवाल नहीं होंगे। पढ़ाते हुए, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो टीपीडी ईएमएफ का कंपैरिजन है, इसमें मैंने बहुत टाइम लगा दिया, आई नो दैट। लेकिन अगर इसका सवाल है तो ये 90% बच्चे इसमें मार खा जाएंगे। और जो हमने करंट के फ्लो के वो सारी चीजें की हैं, दे आर नॉट कॉमन। अगर हम कंटेंट करें ना, वो जो सिलेबस वाला है, वो तो मैं इलेक्ट्रिसिटी 3 दिन में सारी खत्म करवा दूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो कंटेंट हम कर भी लें तो आपको सवाल फंसेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस में डेप्थ बहुत ज्यादा है। आपको एग्जामिनर जो सवाल देगा, अगर वो सारे आपने करने हैं तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओ लेवल वाला नहीं है, उससे एडवांस्ड है। कॉपी हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब अगर आपने सर्किट कर लिया कॉपी, तो इसमें जो सिंबल्स हैं पहले उनको आप लिखते जाएं। सर, बड़े और छोटे बेटा वही तो बताने के मैं पैसे लेता हूँ। कैपिटल ई जो है उसको आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैपिटल ई क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोमोटिव। बेटा लिख लो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्मॉलर आर को आप लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा बेसब्रे ना हो, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हो गया स्मॉलर आर। उसके बाद आप आ जाएं कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस of the external circuit, resistance of the external circuit, also called load। कैपिटल आर है जी एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस, और उसको हम लोड भी कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? आगे आ जाए। कुछ चीजें हैं जिनके हमने फार्मूले लिखने हैं और उनको बताना भी है कि ये क्या चीजें होंगी। सबसे पहले अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए लॉस्ट वोल्टेज का, लिखो लॉस्ट वोल्टेज इनसाइड द सेल। लॉस्ट वोल्टेज इनसाइड द सेल। क्योंकि एक्सटर्नल लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल लॉसेस की अभी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? लॉस्ट वोल्टेज इनसाइड द सेल। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट पर यूनिट चार्ज,
यानी कि पर कूलम फॉर 1 कूलम, लेकिन लिखेंगे पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर यूनिट चार्ज जब फ्लो करता है तो जितना हीट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं लॉस्ट वोल्टेज। डन। तो फॉर्मूला बनेगा V लॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल I टाइम्स स्मॉलर r। V लॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल I टाइम्स स्मॉलर r। अब ये है जी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का जो फ्लो होगा यहां से वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि सेल यूज हो रहा है। ऑब्वियसली जब करंट पॉजिटिव से बाहर जाया करेगा तो सेल यूज हो रहा है, और जब चार्जर लगाएंगे तो करंट का फ्लो रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया V लॉस्ट का फॉर्मूला। डन। अच्छा, अब अगला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो होगा, हेडिंग दो सर्किट करंट। सर्किट करंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लिखेंगे। सर्किट करंट के बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फार्मूला हमें पता होना चाहिए वो है I इज इक्वल टू EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम सेल की EMF को डिवाइड कर दें अंदर की रेजिस्टेंस और बाहर की रेजिस्टेंस से, तो हमें क्या मिलेगा, सर्किट का करंट मिल जाएगा। अगर हम क्या कर दें, सर्किट का करंट कैसे मिलेगा, अगर हम डिवाइड कर दें EMF को अंदर की रेजिस्टेंस और बाहर की रेजिस्टेंस से, तो हमें क्या मिलेगा, सर्किट का करंट मिलेगा। आगे आ जाए, अगली टर्म लिखें, TPD को हम कैसे डिफाइन करेंगे। टर्मिनल बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं, वो भी चलेगा। I इज इक्वल टू V ओवर कैपिटल R भी चलेगा, I इज इक्वल टू V लॉस्ट ओवर स्मॉलर r भी चलेगा। इस तरह तो बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे, सब सही होंगे डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा, लेकिन मेन फार्मूला वही रहेगा। ठीक, मेन फार्मूला मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, जब वो कहेंगे कैपिटल R को कम ज्यादा करते हैं फिर उससे बताते होते हैं। जब आप करंट की वेरिएशन बताते हैं, कैलकुलेशन तो आप जिस मर्जी फार्मूला से कर लें, करंट के जो फैक्टर्स आप बताते हैं वो उस फार्मूला से बताते हैं। ठीक है, करंट का ज्यादा कम होना। अच्छा, अब आप आगे आ जाए, सर्किट करंट हमने लिख लिया। TPD को डिफाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू other forms when unit positive लिख दो तो even better, when unit positive charge moves through the external circuit. So it is electrical energy converted to other forms when unit positive charge moves through the external circuit. ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो TPD का फॉर्मूला क्या बनेगा, TPD इज इक्वल टू कैपिटल I टाइम्स कैपिटल R। कॉपी करो, उसके बाद लिखो लॉस्ट पावर इनसाइड द सेल। क्या लिखना है जी, लॉस्ट पावर इनसाइड द सेल। मतलब क्या है इसका, इसका पहले मतलब लिखेंगे, लॉस्ट पावर इनसाइड द सेल। इसको हम रिप्रेजेंट किया करेंगे P लॉस्ट के साथ, और इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to heat per unit time, electrical energy converted to heat per unit time
inside द सेल। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे P lost इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, अभी आपने एक लिखना है बस। वो होते थे, लेकिन जो लॉस पावर इनसाइड द सेल है उसका यही चलेगा, ठीक है, उसके और ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, अब लिखें जनरेटेड पावर जनरेटेड बाय द सेल। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द सेल, तो आप कहेंगे अच्छा, पावर होता है पर सेकेंड, वोल्ट होता है पर कूलम। पावर पर सेकेंड, वोल्ट पर कूलम। जहां पे भी पावर होगा पर सेकेंड, जहां पे भी वोल्ट होगा पर कूलम। लेकिन हम सेकेंड और कूलम की जगह पर यूनिट टाइम और पर यूनिट चार्ज लिखा करेंगे, ठीक है जी। तो जनरेटेड पावर, केमिकल एनर्जी, जनरेटेड पावर इज chemical energy converted to electrical energy per unit time। एक सेकेंड में जितना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसको क्या कहेंगे? जनरेटेड पावर। हर सेकेंड में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड जनरेटेड पावर। और जनरेटेड पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, P generated is equal to, you will multiply the current with EMF। अब करंट को EMF से मल्टीप्लाई करते हैं। करंट इंटू EMF इज द जनरेटेड पावर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आखिरी चीज लिखो, आउटपुट पावर। अगर आपसे कहते हैं जी आउटपुट पावर बताओ, तो वो एक्सटर्नल सर्किट पे जो पावर है उसकी बात करें तो तीन पावर्स कौन सी हुई? लॉस पावर इनसाइड द सेल, जनरेटेड पावर और आउटपुट पावर। खुशी बेटा, इनके और फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले हैं, कम से कम ये आने चाहिए। नहीं, अभी फ्लैशबैक नहीं लेके आना। आउटपुट पावर बेटा, आउटपुट पावर का हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड होगा या पर यूनिट चार्ज होगा? पर सेकेंड या पर कूलम? पर सेकेंड। पावर हमेशा पर सेकेंड होगा, वोल्ट हमेशा पर कूलम होगा। हाँ, बस अब ये याद रखना है ना, पर सेकेंड होगा तो एनर्जी ओवर टाइम इज पावर, एनर्जी ओवर चार्ज इज द वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted to other forms, per unit time, is called output पावर। तो यूं करें, लिखें P out इज इक्वल टू I का स्क्वायर इनटू कैपिटल R। तो आउटपुट पावर विल बी करंट का स्क्वायर इनटू कैपिटल R। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड पास पेपर की एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको इससे रिलेटेड सवाल क्या देंगे? इससे रिलेटेड सवाल होगा जो बिल्कुल सिंपल एक सवाल आ सकता है। आपको एक सर्किट देंगे और उसमें चीजें पूछेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले सेल बना दो और सेल का इंटरनल रजिस्टर बना दो, उसके बाद बाहर से एक्सटर्नल रजिस्टर बना दो और ये हो गया आपका सर्किट। इस पे आपको वैल्यूज गिवन है, फर्ज करें जी वैल्यूज का गिवन है, ये है 20 वोल्ट,
ये है आपके पास 2 ohms फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है 8 ohms। अब सबसे पहले आप लिखें कि क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाट इज केमिकल एनर्जी converted to electrical energy, what is chemical energy converted to electrical energy per unit charge। खुशी बेटा ये किस एनर्जी की बात हो रही है? इस टर्म को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? जी बेटा, ये डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? ईएमएफ। तो पर यूनिट चार्ज केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर वो आपसे सीधा ईएमएफ पूछते तो फिर तो ये सवाल ही नहीं था। एक्चुअली वो स्टेटमेंट लिखेंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो वो आपको स्टेटमेंट लिख के देंगे, आप पहचानेंगे कि स्टेटमेंट है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर में हम लिखेंगे कि ये ईएमएफ की बात हो रही है और हम कहेंगे 20 वोल्ट, या क्या हम 20 वोल्ट को 20 जूल पर कूलम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? 20 जूल पर कूलम या 20 वोल्ट। अब आप आ जाएं बी पार्ट पे, लिखें फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सेल। आसान जुबान में क्या पूछ रहे हैं? अच्छा बेटा दोबारा देख लें। हाँ तो मार खा गई ना फिर बीच में। क्या चीज? सिंपल बस पूछे ये ना 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 ना, यही मसला। अगर वो सीधा पूछे ना तो सवाल ही खत्म हो गया। पेपर में अगर वो सीधा पूछ ले तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। मसला ही सारा यही है। वो ये चेक कर रहे हैं कि डू यू अंडरस्टैंड द टर्म्स। वो सवाल में ये नहीं देख रहा कि आपको फार्मूला आता है या नहीं आता, वो ये देख रहा है कि मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो वो ये इस तरह क्यों पूछ रहा है कि आपको, वो देखता है कि आपको पता है या नहीं कि ये क्या पूछा जा रहा है। हाँ, इंटरप्रेट करना चेक कर रहे हैं वो आपको। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे तो क्यू टी नहीं करेंगे, यहाँ पे तो क्यू और टी तो नहीं है, यहाँ पे जो चीज है वो करेंगे ना। देखें I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी तो आपसे पूछा हुआ है ना। हाँ हाँ, लेकिन आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो होगा I इज इक्वल टू कैपिटल E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉलर r। तो ये बन जाएगा फिर EMF 20 वोल्ट और डिवाइडेड बाय 8 ohms प्लस हो जाएगा 2 ohms। तो बेटा इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ohms। तो कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? ठीक है, ये था जी क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन का सी पार्ट लिखो, फाइंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड। बोलेगा कोई नहीं। अब तुम्हें आ रही है समझ के वो इतनी अंग्रेजी क्यों यूज कर रहा है? सीधा नहीं पूछेगा वो। फाइंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो चेक करें कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या इंटरप्रेट करते हैं। फाइंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछ रहे हैं। खुशी बेटा बताएं क्या पूछ रहे हैं? विच पावर? विच पावर? हाँ, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है ना, तो पी जनरेटेड। जी रहीम आप सही बता रहे हैं। तो बेटा पी जनरेटेड होगा आपके लिए करंट इनटू ईएमएफ। तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, करंट कितने हमारे पास? करंट है 2 एम्पियर और ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट। तो 2 एम्पियर इंटू 20 वोल्ट कितना बन जाएगा? 40 और वॉट्स ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर
ईएमएफ हो गया हमारे पास 20 वोल्ट्स और ये बन जाएगा हमारे पास 40 वॉट्स। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन का लिखो सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, डी पार्ट, डी पार्ट ना, डी पार्ट। फाइंड हीट जनरेटेड विद इन द सेल पर सेकेंड। थोड़ा सा रुक जाए। फाइंड हीट जनरेटेड इनसाइड द सेल पर सेकेंड। खुशी बेटा पहले आप मेरा सवाल बताएं, क्या पूछा जा रहा है? पी लॉस्ट। कैसे पता चला हीट जनरेटेड? तो बेटा हीट तो लॉसेस में जाएगी ना, लेकिन क्या कह रहे हैं? पर सेकेंड। हीट जनरेटेड इनसाइड द सेल पर सेकेंड, यानी कि सेल के अंदर कितना एनर्जी वेस्ट हो रही है इन एवरी सेकेंड। आइए बात समझ। तो किसकी बात हो रही है? लॉस पावर की। कोई फार्मूला सीखा था लॉस पावर के लिए? हाँ जी बिल्कुल सही है। छोटा आर बड़ा आर, आई स्क्वायर छोटा आर। तो आई की जगह आ जाएगा 2 एम्पियर और उसका हो जाएगा स्क्वायर, और छोटे आर की जगह आ जाएगा 2 ओम्स। तो ये हो जाएगा 4 × 2 और 8 वॉट्स। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज पूछी जा रही है। आप अपना सवाल पूछें। बिल्कुल सही है। अच्छा ये देखें, आई इंटू ई एम एफ ना, ठीक है। आई को मैं लिख दूं Q ओवर T, सही है। आई को मैं आई Q ओवर T। अच्छा देखो, अब आप आ जाए पार्ट ई पे बच्चों। पार्ट ई लिखो, फाइंड हीट जनरेटेड इन द सेल पर कूलम। फाइंड हीट जनरेटेड, बोलेगा कोई नहीं, अपना अपना आंसर करो। फाइंड हीट जनरेटेड इन द सेल पर सेकेंड, सॉरी पर कूलम, पर कूलम, पर कूलम। अब किसकी बात हो रही है? कौन सी वोल्टेज? वोल्टेज तो बहुत सारी है ना जी बेटा। हीट जनरेटेड विद इन द सेल पर कूलम इज द लॉस्ट वोल्टेज। तो इन दैट केस इसका फॉर्मूला बन जाएगा V लॉस्ट इज इक्वल टू I टाइम्स स्मॉल r। I है 2 एम्पियर, स्मॉल r कितना है? 2 ओम्स। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक? सर ये वोल्ट्स और वॉट्स वाली बात समझ आई। हाँ, पर कूलम तो वोल्ट, पर सेकंड तो वॉट। सिंपल। एनर्जी, हीट, जो भी चीज, पर सेकंड तो वॉट, पर कूलम तो वोल्ट। ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया। यही से आगे फिर हम कल की होगी 6 to 7:30 ये वो वाली वर्क, और 7:30 to 9 होगी ये बात, लेकिन ऑनलाइन होगी। मैं ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ ताकि हम लोग भूलें। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के मैं नोट्स और वर्कशीट सारा कुछ भेज रहा हूँ। और सर जैसे आपने वेव का मेरे पास जो सबसे बेस्ट नोट्स है ना, जो काइनेमेटिक्स का भी भेज सबसे दें। अच्छे नोट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उससे मतलब मेरे बाकी नोट्स अच्छे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के मैंने अपनी जिंदगी के बेस्ट नोट्स बनाए, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बहुत यूजफुल हैं। इवन अगर तुम क्लास से नहीं भी ले रहे फर्स्ट करो और वो नोट्स पढ़ते हो, बहुत ज्यादा यूजफुल नोट्स हैं। वीकेंड पे बैठ के अगर वो सारे नोट्स कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सारी हो जाएगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, पहले नोट्स पढ़ो ना। हाँ हाँ, तुम अपने भाई का भेजो ना जरा, नंबर और नाम भेजा होगा। तुम भी तो एडमिन हो यार, हद हो गई। तुम एडमिन नहीं हो? फिर या रुक जो मैं कर देता हूँ, वो एकेडमी वाले कहेंगे ये क्या सीन है। तुम मुझे भेजो ना।
मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वो थोड़ा सा वो अकेडमी वाले देखेंगे, वो कहेंगे ये क्या सीन है। नहीं, उस दिन अकेडमी वाले ने खुद कहा कि तुम कर दो। मैं कर तरीन का लेके गया था ना वैसे। तुमने बड़ी रिस्पेक्ट मेंटेन की हुई है। मुस्तफा भी तुम्हारी बड़ी तारीफ वो कहते हैं, बड़ा जबरदस्त बच्चे। वैसे बात है भी सही। मुझे जो है ना वो